इतिहास में कुछ ही नाम इब्न बतूता जैसे एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन की भावना से गूंजते हैं। 1304 में टैंजियर मोरक्को में पैदा हुए इब्न बतूता एक ऐसे इंसान थे जिनकी जिज्ञासा कभी कम नहीं होती थी और दुनिया को देखने की प्यास हमेशा बनी रहती थी। वो एक ट्रैवलर, स्कॉलर और ह्यूमन कल्चर के कीन ऑब्जर्वर थे और उनका इनक्रेडिबल सफर लगभग 3 दशकों तक चला और 75,000 मील से ज्यादा का सफर तय किया, जो उनके समय में बेमिसाल था। हालांकि इब्न बतूता की कहानी सिर्फ वॉन्डरलस्ट की कहानी नहीं है। ये 14वीं शताब्दी में भी हमारी दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। एक ऐसा समय जब यात्रा खतरे और अनिश्चितता से भरी होती थी। उनकी यात्राओं ने उन्हें विशाल रेगिस्तानों, खतरनाक समुद्रों और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के पार ले जाया, जिससे उन्हें कल्चर्स, लैंग्वेजेस और बिलीफ्स के कलाइडोस्कोप का अनुभव हुआ। काहिरा के बस्टलिंग मार्केट्स से लेकर दिल्ली के ऑपुलेंट कोर्ट्स तक इब्न बतूता ने खुद को ह्यूमन एक्सपीरियंस के टेपेस्ट्री में डुबो दिया। अपनी यात्राओं के माध्यम से इब्न बतूता सभ्यताओं के बीच एक सेतु, दूरी और अंतर से विभाजित दुनिया में ज्ञान और समझ का एक माध्यम बन गए। उनके कारनामों का उनका विस्तृत विवरण, जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है, उनके ट्रैवलॉग में मेटिकुलसली दर्ज किया गया है, जो मध्ययुगीन दुनिया के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्यों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनका लेखन आम लोगों के जीवन, दूर देशों के रीति रिवाजों और महान बदलाव के कगार पर खड़ी दुनिया के अजूबों की एक दुर्लभ झलक पेश करता है। इब्न बतूता की कहानी क्यूरियोसिटी की शक्ति, अज्ञात के आकर्षण और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के महत्व की एक कालातीत याद दिलाती है। वैश्वीकरण और इंटरकनेक्टेडनेस के युग में उनकी विरासत हमें अपने ग्रह की विविधता को अपनाने और खुले दिमाग और खुले दिल से दुनिया तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रहती है। इब्न बतूता की असाधारण यात्रा 21 साल की उम्र में 1325 में शुरू हुई, जो हज करने की गहरी इच्छा से प्रेरित थी। हर मुसलमान के लिए एक पवित्र कर्तव्य। अपने गृहनगर टैंजियर के सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उनके जीवन के कोर्स को हमेशा के लिए बदल देगी। अकेले यात्रा करते हुए, कुछ सामान और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपनी नजर पूर्व की ओर रखी। उनका दिल एंटिसिपेशन और ट्रेपिडेशन दोनों से भरा हुआ था। उनकी यात्रा के शुरुआती चरण ने उन्हें उत्तरी अफ्रीका के पार मागरेब के ऊबड़ खाबड़ इलाके से होते हुए ले जाया, जो वर्तमान मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को घेरे हुए है। रास्ते में उनका सामना बस्टलिंग सिटीज, एंशिएंट रूइंस और खाना बदोश बर्बर जनजातियों से हुआ, जो सहारा रेगिस्तान के विशाल विस्तार में घूमते थे। उन्होंने खुद को स्थानीय संस्कृतियों में डुबो दिया, विद्वानों और धार्मिक नेताओं के साथ जीवंत चर्चाओं में शामिल हुए और अपनी टिप्पणियों को अपने जर्नल में मेटिकुलसली दर्ज किया। जैसे जैसे उन्होंने आगे पूर्व की ओर कदम बढ़ाया, इब्न बतूता को सहारा रेगिस्तान को पार करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दुर्जेय बाधा जिसने मानव धीरज की सीमाओं का परीक्षण किया। वह व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के एक कारवां में शामिल हो गए। उनके ऊंट माल और प्रावधानों से लदे हुए थे और साथ में उन्होंने भीषण गर्मी, अंधी रेत की आंधी और डाकुओं के हमेशा मौजूद खतरे का सामना किया। सहारा के पार की यात्रा कठिन और खतरनाक थी, लेकिन इसने मानवीय भावना के लचीलेपन और विपरीत परिस्थितियों में बने कमराडरी के बंधन को भी प्रकट किया। हफ्तों की भीषण यात्रा के बाद इब्न बतूता और उनके साथी आखिरकार मिस्र की जीवन रेखा नील नदी घाटी पहुंच गए। हरे भरे खेतों और राजसी नील नदी का दृश्य, रेगिस्तान की उजाड़ सुंदरता के विपरीत ने उन्हें विस्मय और राहत की भावना से भर दिया। उन्होंने अपनी यात्रा की पहली बड़ी बाधा को पार कर लिया था और उनके कारनामों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। काहिरा पहुंचकर मामलुक सल्तनत की जीवंत राजधानी इब्न बतूता ने खुद को चकाचौंध भरे कॉन्ट्रास्ट की दुनिया में डूबा हुआ पाया। शहर व्यापार और स्कॉलरशिप का एक बस्टलिंग सेंटर, संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट था, जिसमें इस्लामी दुनिया के कोने कोने से व्यापारी, विद्वान और यात्री इसकी सड़कों पर घूमते थे।
विशाल मस्जिदें शहर की धार्मिकता के प्रमाण के रूप में खड़ी थीं, जबकि बस्टलिंग बाजार्स विदेशी सामानों का कलाइडोस्कोप पेश करते थे। इब्न बतूता ने कई हफ्ते काहिरा में बिताए। इसके स्थापत्य चमत्कारों को देखकर अचंभित हो गए, जिसमें अफ्रीका की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक अलस की विस्मयकारी मस्जिद और काहिरा का भव्य किला मामलुक शासकों की सैन्य शक्ति का प्रमाण शामिल है। उन्होंने इस्लामी शिक्षा के एक प्रकाश स्तंभ प्रसिद्ध अल अजहर विश्वविद्यालय में व्याख्यानों में भाग लिया। धर्मशास्त्र, कानून और दर्शन पर विद्वानों के साथ उत्साही बहस में शामिल हुए। काहिरा अनंत संभावनाओं का शहर था, लेकिन इब्न बतूता का अंतिम गंतव्य आगे पूर्व में पवित्र शहर मक्का में था। वह हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के एक कारवां में शामिल हो गए। वार्षिक तीर्थ यात्रा जो इस्लामी दुनिया के सभी कोनों से मुसलमानों को आकर्षित करती थी। उनकी यात्रा ने उन्हें सिनाई प्रायद्वीप के पार, मूसा और इसराइलियों के नक्शे कदम पर और इस्लाम के जन्म स्थान अरब प्रायद्वीप में ले जाया। अरब रेगिस्तान, क्षमाशील और विशाल, ने चुनौतियों का एक नया सेट प्रस्तुत किया। चिलचिलाती धूप बेरहमी से पड़ती थी और रेत के तूफान दुनिया को धूल और धूल के भंवर में बदल देते थे। फिर भी इब्न बतूता दृढ़ रहे। उनके विश्वास और एडवेंचर की प्यास ने उनके हर कदम को बढ़ावा दिया। उनके साथ ही तीर्थयात्रियों के कमराडरी ने सांत्वना और समर्थन प्रदान किया। उनके साझा विश्वास और सामान्य उद्देश्य ने अटूट बंधनों को गढ़ा। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद इब्न बतूता और उनके साथी आखिरकार मक्का के बाहरी इलाके में पहुंच गए। उनके दिल एंटिसिपेशन और श्रद्धा से धड़क रहे थे। काबा का दृश्य, पवित्र घन के आकार का ढांचा जो इस्लाम में सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता था, अपने काले रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ ने उन्हें विस्मय और कृतज्ञता की अत्यधिक भावना से भर दिया। वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। उनके दिल जीवन भर के सपने की पूर्ति से उमड़ रहे थे। इब्न बतूता ने अगले कई हफ्ते मक्का में बिताए। हज की रस्में पूरी निष्ठा के साथ पूरी की। उन्होंने काबा की परिक्रमा की, पवित्र मस्जिद में प्रार्थना की और हज की परिणति में लाखों मुसलमानों के साथ शामिल हुए। माउंट अराफात में खड़े समारोह, तीव्र प्रार्थना और प्रार्थना का दिन। हज इब्न बतूता के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था, जिसने उनके विश्वास को गहरा किया और एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की अपनी यात्रा जारी रखने के उनके संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने मुस्लिम दुनिया की एकता और विविधता को देखा था, क्योंकि दुनिया भर के तीर्थयात्री अपने साझा विश्वास से एकजुट होकर मक्का में एकत्रित हुए थे। मक्का छोड़कर इब्न बतूता ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। दूर देशों और विदेशी संस्कृतियों की कहानियों से उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह मदीना जाने वाले एक कारवां में शामिल हो गए, जो इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है, जहां पैगंबर मोहम्मद ने पहला मुस्लिम समुदाय स्थापित किया था। मदीना में उन्होंने पैगंबर की मस्जिद का दौरा किया, पैगंबर की कब्र पर अपना सम्मान दिया और शहर के समृद्ध धार्मिक इतिहास में खुद को विसर्जित कर दिया। सेक्शन 5, पूर्व के साम्राज्य पर्शिया, इंडिया और चाइना। अरब प्रायद्वीप से इब्न बतूता की यात्रा उन्हें पूर्व की ओर पर्शिया, इंडिया और चीन की भूमि पर ले गई। उन्होंने इलखानते के केंद्र से होकर यात्रा की, एक मंगोल साम्राज्य जो कभी अनातोलिया से लेकर भारत की सीमाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने इस्फहान के स्थापत्य वैभव, इसकी शानदार मस्जिदों और महलों और तबरेज के चहल पहल वाले बाजारों, सिल्क रोड के साथ व्यापार के केंद्र पर अचंभा किया। पूर्व की ओर बढ़ते हुए इब्न बतूता ने सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया, जो जीवंत रंगों, मादक मसालों और प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। वह दिल्ली की सुंदरता से मोहित हो गए। दिल्ली सल्तनत की राजधानी, अपने विशाल किलों, भव्य महलों और चहल पहल वाले बाजारों के साथ उन्होंने भारत में कई साल बिताए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक न्यायाधीश के रूप में सेवा की, जो उनकी विद्वता और महान ज्ञान और अनुभव के यात्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण है। इब्न बतूता की यात्रा उन्हें भारत के दक्षिणी सिरे तक भी ले गई, जहां उन्होंने मालाबार तट, मसाला व्यापार का केंद्र और सीलोन के द्वीप साम्राज्य
वर्तमान श्रीलंका का दौरा किया, जो अपने कीमती रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद उन्होंने बंगाल की खाड़ी के पार चीन के लिए एक खतरनाक समुद्री यात्रा शुरू की, जो समुद्री व्यापार के एक प्रमुख केंद्र क्वांझू के हलचल भरे बंदरगाह शहर में उतरे। चीन में इब्न बतूता ने कुबलई खान के वंशजों द्वारा शासित युआन राजवंश की भव्यता और परिष्कार को देखा। उन्होंने ग्रैंड कैनाल के इंजीनियरिंग कारनामों पर ध्यान दिया, एक विशाल जलमार्ग जो चीन के उत्तर और दक्षिण को जोड़ता था, और वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र हांगझो और नानजिंग के हलचल भरे शहरों को देखा। वह युआन वंश की प्रशासनिक दक्षता और उस समय की एक नवीनता कागजी मुद्रा के उपयोग से प्रभावित थे। सेक्शन 6 ब्लैक डेथ, एक वैश्विक त्रासदी। जैसे ही इब्न बतूता ने एशिया भर में यात्रा की, एक घातक महामारी झांक दुनिया में फैल रही थी। ब्लैक डेथ, जैसा कि इसे जाना जाता है, एक विनाशकारी महामारी थी जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी और कृंतकों पर पिस्सू द्वारा ले जाया गया व्यापार मार्गों के साथ फैल गया। 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में प्लेग अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन इसने एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के समुदायों को भी तबाह कर दिया। इब्न बतूता ने ब्लैक डेथ के विनाशकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने अपने लेखन में प्लेग की भयावहता का वर्णन किया, दर्दनाक लक्षणों, बीमारी के तेजी से फैलने और भय और निराशा की भारी भावना को बताया जिसने समुदायों को जकड़ लिया था। काहिरा में उन्होंने सड़कों पर शरीरों के ढेर देखे और दमिश्क में उन्होंने वर्णन किया कि कैसे प्लेग ने पूरे मोहल्लों को खाली कर दिया। ब्लैक डेथ जीवन की नाजुकता और दुनिया के परस्पर संबंध की एक कठोर याद दिलाती थी। इसने स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला और इसका धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचनाओं और आर्थिक प्रणालियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्लैक डेथ के बारे में इब्न बतूता के लेख इस विनाशकारी महामारी के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेक्शन 7 होमवर्ड बाउंड मोरक्को वापसी। दशकों की यात्रा के बाद इब्न बतूता ने मोरक्को के लिए अपनी लंबी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे, हिंद महासागर के पार नौकायन किया, परिचित बंदरगाहों का दौरा किया और विश्वासघाती समुद्रों को नेविगेट किया। वह 1347 में टैंजियर वापस आ गया, एक बदला हुआ आदमी। उसने दुनिया के अजूबों को देखा था, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव किया था और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया था। अपनी वापसी पर इब्न बतूता का स्वागत विस्मय और प्रशंसा के मिश्रण से हुआ। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें लंबे समय से मृत मान लिया था, ये मानते हुए कि वह अपनी यात्रा पर मर गए थे। उसने अपने कारनामों की कहानियों के साथ उनका मनोरंजन किया, अपने अनुभवों और टिप्पणियों को साझा किया। उन्होंने विदेशी जानवरों के साथ अपनी मुलाकातों, शानदार शहरों की अपनी यात्राओं और शक्तिशाली शासकों के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में बताया। अपनी यात्रा और अनुभवों के बावजूद इब्न बतूता अपनी मातृभूमि में वापस आकर संतुष्ट थे। वह मोरक्को की बौद्धिक राजधानी फेज में बस गए और इब्न जुजै नामक एक विद्वान को अपने संस्मरण सुनाना शुरू कर दिया, जिन्होंने उन्हें रिहाला या दी जर्नी नामक एक पुस्तक में संकलित किया। रिहाला इब्न बतूता की यात्रा का विस्तृत विवरण था, जो 14वीं शताब्दी की दुनिया के भूगोल, इतिहास और संस्कृतियों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सेक्शन 8 रिहाला अतीत की एक झलक। रिहाला सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत से कहीं अधिक है। यह एक मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज है जो एक उत्सुक पर्यवेक्षक की नजर से मध्ययुगीन दुनिया की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है। इब्न बतूता ने जिन स्थानों का दौरा किया, जिन लोगों से वह मिले और उनके द्वारा देखे गए रीति रिवाजों का वर्णन उनके समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्यों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनका लेखन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लामी कानून और शासन के कामकाज, इस्लामी धार्मिक प्रथाओं की विविधता और उस समय की आर्थिक प्रणालियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले हलचल भरे व्यापार नेटवर्क,
वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार और विभिन्न मुद्राओं के उपयोग का वर्णन किया। रिहला शासकों और विद्वानों से लेकर व्यापारियों, कारीगरों और दासों तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के दैनिक जीवन में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्थानीय रीति रिवाजों, कपड़ों, भोजन और सामाजिक संपर्क के बारे में इब्न बतूता का वर्णन 14वीं शताब्दी में मानव अनुभव का एक समृद्ध चित्र प्रदान करता है। रिहला का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह साहित्य का एक लोकप्रिय कार्य बन गया, जिसने एडवेंचर और डिस्कवरी की अपनी कहानियों से पाठकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। ये मध्ययुगीन दुनिया का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों, मानव विज्ञानियों और भूगोलवेत्ताओं के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। सेक्शन 9, इब्न बतूता की विरासत हमेशा के लिए एक प्रेरणा। इब्न बतूता की विरासत उनके लेखन से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी अविश्वसनीय यात्रा, ज्ञान की उनकी अदम्य प्यास और उनका खुलापन यात्रियों, विद्वानों और साहसी लोगों को समान रूप से प्रेरित करता रहता है। उनकी कहानी हमें जिज्ञासा की शक्ति, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के महत्व और हमारी दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। ऐसे समय में जब दुनिया अक्सर मतभेदों से विभाजित लगती है, इब्न बतूता की विरासत आशा की किरण और हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें अपने ग्रह की विविधता को अपनाने, अन्य संस्कृतियों के साथ सम्मान और समझ के साथ संपर्क करने और खुले दिमाग और खुले दिल से दुनिया की खोज जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इब्न बतूता का नाम एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। उनकी विरासत हमें ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने, अज्ञात को अपनाने और हमारी दुनिया की समृद्धि और विविधता की सराहना करने के लिए प्रेरित करती रहती है।